जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राजेश। मैं हूं इंडियन आर्मी से रिटायर। अभी फिलहाल मैं क्रूज शिप में यूएसए में जॉब कर रहा हूं। और आप सभी को पता है कि जैसे कि मैं हर बार यहाँ पर कोई भी नया जॉब अपडेट आता है, मैं जल्दी से जल्दी पोस्टिंग करता हूँ ताकि सबको जल्दी से जल्दी मिले। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद फिर पूरी दुनिया घूमने का मजा लीजिए और अच्छे खासा पैसे कमाइए। आज का मेरा मेन टॉपिक है जो कि मुझे बहुत पहले मुझे कमेंट किया था कि एनवायरमेंटल ऑफिसर के बारे में बताइए, उसका क्या रोल है। आज मैं बताऊंगा कि एनवायरमेंटल ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्या रोल क्या है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है। ये सब को पूरा डिटेल में बताऊंगा। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स का उत्तर दे दूं, ताकि बहुत बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, हर लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, हर बार मुझे कमेंट कर रहे हैं। उस चीज का मैं उत्तर अभी दे देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पैसा है, बेकार में वेस्ट मत कीजिए। उसका मैं अभी आपको बताऊं। कुछ लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में भी मैसेज किए थे, तो उनको भी मैं बता दूं। इंस्टाग्राम में भी मुझे कुछ लोगों ने कॉल भी किया था, तो सबको मैंने बताया हुआ है। इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट भी लगाया हुआ है। तो और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, किसी भाई ने मुझे मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज किया था और मुझे कॉल भी किया था, उनको मैंने समझाया भी था। उनका यही था कि भाई मुझे सिप पे चढ़ा दो, जैसे भी हो, जितना भी पैसे होने दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मुझे बताया। फिर मैंने उसको कॉल करके बताया था। वही चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। कभी भी प्लीज, कभी भी किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं। एक भी रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो कमाया हुआ पैसा है, बेकार में वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज। क्रूज शिप में कोई पैसे दे के नहीं आता है भाई। कुछ लोग होते हैं जो ब्रोकर होते हैं, उन लोग बोल देते हैं मैं आपको जॉब करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये कर दूंगा, पहले 1 लाख रुपया दे दो, फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट ले लेते हैं, सीडीसी ले लेते हैं। बहुत गैम्बलिंग होता है। ये क्रूज शिप का बहुत ही ज्यादा गैम्बलिंग होता है मुंबई में। एंड यहाँ क्रूज शिप में आने के लिए लोग बहुत ही चक्कर मारते हैं और बहुत ही पापड़ बेलते हैं। तो किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। कंपनी ने ऐसा किया कि इस तरह धोखेबाजी का काम हो रहा है करके सब कुछ ऑनलाइन में किया हुआ है। एंड आप लोग इसी में यही बोल रहा हूँ, जो कुछ मुझे होता है सब ऑनलाइन थ्रू ही करिएगा। या फिर कुछ है जेन्युइन एजेंसीज है, कुछ एक जेन्युइन एजेंसी है मुंबई में, उधर जाइएगा। वो जेन्युइन है, वहां पर एक भी पैसे नहीं लेते हैं उन लोग। जैसे कि यहाँ पर मैं दिया हूँ, यही है जो कि परफेक्टली आपसे बिना पैसे लिए हुए आपको नौकरी दिलाते हैं। और बाकी किसी की बात मत मानिएगा। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे पैसे लेके कभी बिल्डअप नहीं करती है। ये खाते हैं बीच वाले, जो बीच वाले होते हैं ना, ब्रोकर टाइप के, उन लोग खाते हैं। मैं आपको जॉब करा दूंगा, मैं आपको वो करा दूंगा, ये करा दूंगा। किसी को मत दीजिएगा भाई। आपका पैसा है, आपका पैसे को आप ही ख्याल रखना है। यहाँ पर आने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ भी करना पड़ता है आपको खुद करना पड़ता है। पासपोर्ट आपको खुद अप्लाई करो, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स आप खुद खुद जाओ बात करो, सीडीसी आप खुद अप्लाई करो ऑनलाइन से। अभी मैं छुट्टी जा रहा हूँ 20 तारीख को, फिर मैं आपको बताऊंगा सीडीसी किस तरह अप्लाई करना है। मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा। एसआईडी कार्ड खुद अप्लाई करो, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, किस तरह एसआईडी कार्ड को हमें अप्लाई करना है। मेडिकल वो तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए जो पैसा होता है आप ही को पे करना पड़ेगा। और एक C1D वीजा, C1D वीजा के लिए जो $185 समथिंग होता है, वो पे करने के बाद, वो ऑन बोर्ड आने के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। उसके लिए आप चिंता नहीं करनी। इसके अलावा किसी को एक भी रुपया देने की कोई जरूरत नहीं भाई। कंटेनरशिप में ऐसे करते हैं क्योंकि मेरा गांव से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे, तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं कंटेनरशिप में आर्म गार्ड में था। आर्म गार्ड में फौजी का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से गया, और उसमें भी मुझे एक भी पैसे नहीं लगा। यहाँ पर आया हूँ क्रूज शिप में सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर भी मुझे कोई पैसा नहीं लगा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितनी तनख्वाह होती है। देखो भाई, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तनख्वाह कंपनी से कंपनी वैरी करती है। एक कंपनी में ज्यादा होती है, एक कंपनी में कम होती है। क्योंकि ये बहुत सारे क्रूज इंडस्ट्री है। रॉयल कैरेबियन है, कार्निवल है, प्रिंसेस है, डिज्नी है, नॉर्वेजन है, वर्जिन है, बहुत सारे कंपनियां हैं। तो हर कंपनी में सैलरी अलग अलग होती है भाई। लेकिन एक बात याद रखना, हर कंपनी में अलग अलग होती है, लेकिन एक बात याद रखना, एक से ऊपर ही होता है, एक से कम नहीं होता है। ये है, एक से ऊपर ही होता है, उससे कम नहीं होता है।
बाकी कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनी में तकरीबन 2 भी हो जाता है, 2 भी मिल जाता है, 2 से ज़्यादा भी मिलता है। आप जितना लंबा सर्विस करोगे उतना आपका तनख्वाह बढ़ते रहता है। ये हर जगह पर होता है। अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एनवायरमेंटल ऑफिसर किस तरह बनना है, एनवायरमेंटल ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या है, एनवायरमेंटल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स का काम क्या होता है, उनका सैलरी कितनी होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कितना होता है, ये सब के बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, एनवायरमेंटल ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, और वो भी एनवायरमेंटल साइंस में। याद रखिएगा, एनवायरमेंटल साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। एंड उसी के अंदर आपको मार्पोल और सोलास के बारे में जानकारी होना चाहिए। मार्पोल का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप, ये हो गया मार्पोल। और सोलास, सोलास के बारे में जानकारी होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। सोलास तो सभी सी पेरर जो कि क्रूज शिप में काम करते हैं उन सभी को पता होना चाहिए। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एनवायरमेंटल ऑफिसर बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एनवायरमेंटल ऑफिसर बनने के लिए आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंड में एज ए एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर। तो एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्रूज शिप में आ सकते हो। हालांकि हाँ, 3 साल नहीं भी है, 1 साल भी है तो भी चलेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल टीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल सी पोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उस सब के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आपको लैंड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो उन लोग जो सवाल पूछते हैं उस सवालों का आंसर देना पड़ता है। ये मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था उस मैडम से, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, ये सब कुछ। और आप लोग को कहाँ कहाँ काम करने का मौका मिलता है। देखिए, लैंड में तो आप पता ही है आपको, समुद्र के अंदर अगर आप देखा जाए तो बड़े बड़े जो इस तरह के बड़े बड़े क्रूज शिप है उसमें आपकी जरूरत पड़ती है। और लग्जरी याच जो कि समुद्र में लग्जरी वेसल्स चलते हैं उसके अंदर आपकी जरूरत पड़ती है, जो कि वेस्टेज जो कि बाहर फेंकते हैं ना, वो कंट्रोल करने के लिए ये एक मार्पोल के अंदर आता है कि हम समुद्र की सुरक्षा किस तरह करें। अभी देखते हैं एनवायरमेंटल ऑफिसर्स काम क्या होता है। सबसे पहली बात तो इनको मार्कपोल के बारे में मैंने बताया, मार्कपोल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मार्कपोल के अंदर सब एनवायरमेंटल जो कि समुद्र के अंदर का जो पोल्यूशन है उससे किस तरह बचाया जा सकता है इसके बारे में सब कुछ इसमें बताया जाता है मार्कपोल में। तो तो आपको जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ के बारे में पता होना चाहिए। किसी ने अगर कोई कागज का टुकड़ा भी फेंक दिया तो भी वो एक पोल्यूशन है। किसी ने एक टिन का डब्बा भी फेंक दिया वो भी एक पोल्यूशन है। आप समझते हो हम शिप में हैं, हम तो ऊपर जाएंगे, एक बियर बोतल मारेंगे, ऊपर से नीचे फेंक देंगे, नहीं। अगर वो किसी को मिल गया, यूएस कोस्ट गार्ड को या फिर किसी कोस्ट गार्ड को, आपके शिप के ऊपर फाइन लगाया जाता है। बहुत ही भारी भरकम फाइन लगाते हैं उन लोग, बहुत ही ज्यादा रकम लेते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल के बारे में यहाँ की जो यूएस लॉ है बहुत, नॉट ओनली एनवायरमेंट, जो भी पोल्यूशन के बारे में, चाहे वो लैंड में हो या फिर समुद्र में, पोल्यूशन के बारे में बहुत ही सख्त है। आप देख सकते हो यहाँ के रोड्स में दिखाता हूँ, यहाँ के बीच में दिखाता हूँ, कितने साफ और कितने सुंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है वो लॉ को फॉलो करते हैं सभी लोग। दूसरा, आपको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा चीज कहाँ पर स्टोरेज करना है, जो खाने वाली चीज है उसे किस तरह ट्रीटमेंट देना है, फिर कुछ भी वेस्टेज है उसको किस तरह ट्रीटमेंट करना है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग से, मतलब हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट होता है और डिस्पोजल वेस्ट होता है, कुछ बहुत अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग तरीके का जो भी है उनको सेपरेट सेपरेट करवाना है। एक एनवायरमेंटल ऑफिसर, मतलब एनवायरमेंटल ऑफिसर का काम ही नहीं है, उनके अंडर में कम से कम 20 लोग रहते हैं। खाने का जो आइटम है जो कि हम खाने के बाद फेंक देते हैं उसको इस तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसमें सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें हार्ड हार्ड फूड होता है, उसमें सॉफ्ट फूड होता है, उसको अलग अलग बताया जाता है। वो सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं एनवायरमेंटल ऑफिसर। तो इस तरह हर चीज का जो भी शिप के अंदर का जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला है, जो कि बाहर जाके उस सब के बारे में ध्यान देना एनवायरमेंटल ऑफिसर का काम होता है। हर बार जो भी नया क्रू मेंबर जब साइन ऑन होता है, शिप में आता है, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी एनवायरमेंटल ऑफिसर का ही होता है। और
स्पेशली उनकी जो टीम है, उनके जो 10 या 20 लोगों की जो टीम होती है, उनको भी ट्रेन देना एनवायरमेंटल ऑफिसर का ये काम होता है। वो हर बार चेक करना पड़ता है कि हाँ सब कुछ स्टोरेज सही सही रखा है कि नहीं रखा है। वो सब कुछ उसको मेल करना पड़ता है कंपनी को, यूएस कोस्ट गार्ड को मेल करना पड़ता है, हमारे इतना स्टोरेज है, इतना वेस्ट है, इतना ये है, ये सबको हमको निकालना है। जैसे शिप डॉक होता है, उसको लेने के लिए बाहर से उन लोग आते हैं, वहां पर अलग अलग वेस्ट अलग अलग कंटेनर्स में निकल जाता है। जो पोल्यूशन से संबंधित जितना भी हो, चाहे वो समुद्र में हो या फिर हवा में हो, उसका पूरा देख रेख इसी को करना पड़ता है, एनवायरमेंटल ऑफिसर को ही। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा लीक हो जाता है कि समुद्र पूरा एकदम गंदा हो जाता है, तो उसका पूरा सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। ये कैप्टन सिर्फ कैप्टन के अंडर में आते हैं, और ये किसी का ये नहीं है। यही सबसे बड़ा बॉस है कैप्टन के बाद। फिर उसके बाद इनके अंडर में आते हैं जो 10-20 लोग काम करने वाले, वो उनको सजेस्ट करता है इस तरह करना है करके। ये हो गया एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर्स का। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं एनवायरमेंटल ऑफिसर के, जो कि मुझे पता चला हुआ है। एंड अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा होता है भाई? उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीना का होता है। 3 महीना शिप में रहना पड़ता है और 3 महीना छुट्टी में रहना पड़ता है। क्योंकि कोई कोई शिप में 4 महीना होता है, कोई कोई शिप में 3 महीना होता है। ज्यादा से ज्यादा 5 महीना तक उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि इनकी सैलरी बहुत हाई होती है। तो आ गए अभी जो सबसे अच्छी बात, जिसके लिए सभी को इंतजार रहता है, सैलरी है। वो हर चीज हर किसी को इंतजार रहता है कि सैलरी का। तो सैलरी इनकी, मैं बोल रहा हूँ ना, शुरुआती में थोड़ा कम हो सकता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा कम हो सकता है, 3 तक मिल सकता है। जैसे जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, कम से कम 7-8 तक चला जाता है। तो एनवायरमेंटल ऑफिसर की उतनी वैल्यू है यहाँ पर। तो कोई भी आपके बच्चे हो या फिर कोई दूसरा हो एनवायरमेंटल ऑफिसर में जाना चाहता है, या फिर उनको सजेशन चाहिए, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, ताकि वो एनवायरमेंटल ऑफिसर में आके यहाँ पर अच्छी तरह मजे कर सके। देश विदेश तो घूमना होता ही होता है, और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो तनख्वाह बढ़ती है, आप सभी को पता है। तो ये था मेरा अभी का वीडियो, जो कि एनवायरमेंटल ऑफिसर के बारे में मैंने बताया हुआ है। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, और उनकी सैलरी कितनी होती है, ये सब मैं आपको डिटेलली बताऊंगा। तो आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि उसमें जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आते हैं मैं उसमें डालते रहता हूँ। आप अगर हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, क्योंकि मैं उसमें भी जॉब डिटेल डालते रहता हूँ। वहां पर जो डालता हूँ वो यूट्यूब में भी डाल देता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पर हो, उधर फॉलो नहीं करना है, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। अगर करना है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो उसमें फॉलो कर लेना। एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और स्पेशली अपने फौजी भाइयों को, क्योंकि मुझे फौजी भाइयों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। कि एंड फौजी हमेशा सच बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं उन सभी कमेंटों का मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। रिप्लाई देने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ। तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप तो अपने घर में मना रहे होंगे मकर संक्रांति, बट कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस तरह के जो फेस्टिवल्स ये सब है, कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ता है। यस, हाँ ऑफ कोर्स हो गया। मैं अगर जब 50 साल का हो जाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ से रिटायर हो गया, तो फिर तो घर में ही सब कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन बच्चों लोग की एजुकेशन और इसके लिए सभी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरा एक्चुअली वैसे भी तो मेरा ख्वाहिश था कि मैं दुनिया घूमूं, तो वो अलग बात थी। तो चलो जो भी है अच्छा ही है। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।